कल कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके क्या मायने हैं भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए और पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए, जहां पर अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कांग्रेस के दृष्टिकोण से। कांग्रेस में पिछले कुछ समय से नेतृत्व को लेकर असमंजस देखा जा रहा है। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अंतरिम अध्यक्ष है, इस तरह पर कोई भी चीज स्पष्टता से नहीं आ रही है सामने, और न ही पार्टी चुनाव करा पा रही है अध्यक्ष को चुनने के लिए। इस बीच G23 जिसे कहा जाता है, उन नेताओं ने पत्र लिखकर कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन की मांग की थी और इन नेताओं में से एक थे जितिन प्रसाद। साथ ही जितिन प्रसाद ने पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस नेतृत्व से थोड़ी दूरी बना ली थी और वे अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे ब्राह्मण चेतना परिषद पर। वहीं जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूछा गया कि इस चेतना परिषद पर उनके क्या विचार हैं, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि यह जितिन प्रसाद की व्यक्तिगत चॉइस है, वह उन्हें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। साथ ही जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है और अजय कुमार लल्लू को राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से भी जितिन प्रसाद और कांग्रेस के बीच यह दूरी देखने को मिल रही थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनका भाजपा में सम्मिलित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस अब यह शिकायत भी नहीं कर सकती कि उन्हें वार्ता करनी चाहिए थी या आपसी समझौता करना चाहिए था, क्योंकि जितिन प्रसाद कांग्रेस को यह अवसर काफी दे चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका कोई लाभ नहीं उठाया। अब उनके भाजपा में जाने के बाद एक प्रश्न जो उठ रहा है वह यह कि सचिन पायलट कब भाजपा में सम्मिलित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2010 के दशक की शुरुआत में आपको याद दिलाऊं, तब ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अपने साथ एक युवा और योग्य नेताओं की टोली खड़ी कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और जितिन प्रसाद भी थे। लेकिन धीरे धीरे इस टोली में से 2 नेता तो भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, और अब बच गए हैं सचिन पायलट। साथ ही नेताओं में एक और समान बात यह है कि इन सभी नेताओं के पिता भी कांग्रेस में थे, चाहे वह माधवराव सिंधिया हो, जितेंद्र प्रसाद हो जो कि जितिन प्रसाद के पिता हैं, और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां कल यह चीज देखने को मिली कि जितिन प्रसाद भाजपा में सम्मिलित हो गए, उससे पहले ही सचिन पायलट का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि 10 माह हो गए हैं। आपको याद दिला दूं, पिछले वर्ष अगस्त की ही बात है, जब राजस्थान में राजनीतिक संकट हो रहा था और सचिन पायलट अपने विधायकों के दल को अलग लेकर चले गए थे, तब कांग्रेस ने समझौता किया था और कहा था कि सचिन पायलट की मांगें पूरी की जाएगी, और 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी जो यह देखती कि इस मांग को कैसे पूरा किया जाना है। इस समिति में से एक थे अहमद पटेल, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया कोविड के कारण, और इस समिति का शायद इसलिए कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। और अब सचिन पायलट शिकायत कर रहे हैं कि 10 महीने हो गए हैं और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में कांग्रेस त्वरित रूप से उनकी मांगों पर ध्यान देने वाली है, क्योंकि जैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जितिन प्रसाद के बाद, हो सकता है सचिन पायलट भी इस तरह का विचार करें, और यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अब समझते हैं भाजपा के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितिन प्रसाद अपने साथ ब्राह्मण वोट बैंक लेकर आते हैं, लेकिन क्या भाजपा को इस वोट बैंक की आवश्यकता थी? क्या भाजपा के पास पहले से यह वोट बैंक नहीं था? यह एक बड़ा प्रश्न है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 के चुनावों में माना जाता है कि लगभग 80% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था। ऐसे में ब्राह्मण भाजपा को वोट नहीं देते हैं, यह बात प्रश्न करने वाली नहीं है, लेकिन 2022 में भी वे वोट देंगे या नहीं देंगे, यह प्रश्न करने वाली बात है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि 2007 और 2012 में जब बसपा और सपा की क्रमशः सरकार बनी थी, तब भाजपा को जो ब्राह्मणों का वोट मिला था वह लगभग 38-40% था, जो कि 2017 में मिले वोट से काफी कम था, लगभग आधा था। ऐसे में यह एक चीज का सूचक हो सकता है कि जब ब्राह्मणों के वोट भाजपा को मिलते हैं तो भाजपा के जीतने की ज्यादा संभावना होती है, और सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश की चाहती हैं कि वे ब्राह्मण वोटों को आकर्षित करें। ऐसा पिछले कुछ माहों में देखा गया है, जहां पर मायावती ने घोषणा की थी कि वे भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, और सपा की ओर से भी इसी प्रकार की घोषणा हुई थी, और भगवान परशुराम की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की भी बात हुई थी। इस तरह से हर पार्टी ब्राह्मणों को लुभाना चाहती है। 2007 में जब मायावती जीती थी, तब भी उन्होंने श्रेय इस बात का दिया था कि ब्राह्मणों और दलितों के गठजोड़ के कारण वे जीत सकी।
वैसे तो ब्राह्मण राज्य में मात्र 12 से 14% हैं, लेकिन यह माना जाता है कि ब्राह्मणों का काफी प्रभाव होता है प्रदेश की राजनीति पर, और अपने वोट बैंक के अलावा भी वे दूसरी जातियों के वोट बैंक को भी प्रभावित करते हैं। एक तरह से इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। इसलिए हर पार्टी चाहती है कि ब्राह्मणों के वोट को आकर्षित करे। अब जो जितिन प्रसाद हैं, वे लगातार योगी सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि योगी सरकार के अधीन ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, और उसी के तहत उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद की स्थापना 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व की थी। लेकिन तब उनका यह परिषद भाजपा के वोट बैंक में सेंध नहीं मार पाया था, लेकिन तब से वे काफी यात्राएं कर रहे हैं। ब्राह्मण चेतना यात्राओं के तहत उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से जुड़ने का प्रयास किया है। साथ ही कोविड महामारी के बीच वे सोशल मीडिया माध्यमों से भी ब्राह्मण मंच एक तरह से बनाना चाह रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं, और यह लगातार निशाना बना रहे हैं कि योगी सरकार ने ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया है। इसके लिए जो आम ब्राह्मण है वह इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि विकास दुबे को क्यों निशाना बनाया गया। हालांकि यह जो चेतना परिषद है उसमें ऐसी बात नहीं की गई, बल्कि साधुओं की जो हत्याओं की घटना सामने आए उस तरह की बातों को उठाया गया। साथ ही कई ब्राह्मण निर्धन है और उन्हें राज्य की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, इस तरह की बातें उठाई गई हैं। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि 2017 और 2022 में क्या बदला, तो वो यह है कि यह माना जाने लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरों का वर्चस्व हो गया और ब्राह्मणों को उतना स्थान नहीं मिला। यदि आप विधानसभा में प्रतिनिधित्व की भी बात देखें तो भी ठाकुरों का ज्यादा वर्चस्व है ब्राह्मणों की तुलना में, और उच्चतर पदों पर भी ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने ठाकुरों को नियुक्त किया है। हालांकि दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही ब्रिजेश पाठक एक मंत्री हैं, लेकिन उनके उदाहरणों के बावजूद भी ब्राह्मण समाज हो सकता है इस बात से संतुष्ट नहीं हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार में उन्हें सही प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो एक लहर सी चल रही थी जो यह दिखाती थी कि हो सकता है ब्राह्मण नाराज हो योगी सरकार से, और इसलिए जितिन प्रसाद जो इसी प्रकार की नाराजगी व्यक्त कर रहे थे लगातार, उनका पार्टी में आना हो सकता है इस ब्राह्मण वोट बैंक को भाजपा के लिए संगठित कर सके। लेकिन भाजपा समर्थकों को एक दूसरी चिंता भी है। वह चिंता यह है कि जैसा पश्चिम बंगाल में देखा गया, जहां पर तृणमूल के काफी सारे नेता भाजपा में सम्मिलित हुए थे लेकिन वे जीत नहीं सके थे, क्योंकि लोगों के मन में जो भी नेता पार्टी बदलता है उसके प्रति एक तरह का रोष आ जाता है। तो लोगों को यह भी चिंता है कि हो सकता है इसी तरह का रोष भाजपा के प्रति भी लोगों के मन में आ जाए और जितिन प्रसाद के आने का लाभ की बजाय नुकसान हो जाए। सच में कैसा क्या होगा वह तो हमें 2022 के परिणामों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसी अनेक जानकारियों के लिए देखते रहें स्वराज्य। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं निष्ठा अनुश्री।